रिपोर्ट के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट की झेली अदालतों में एजेंसियों की मुदाखलत और दबाव के संगीन इल्जाम सामने आ रहे हैं, जिस पर आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। जबकि आज ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद को पार्लिमानी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की मंजूरी भी दे दी है। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट में तनाव की यह ताज़ा तरीन सूरत हाल। सरगोदा में तैनात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मोहम्मद अब्बास के खत और रिपोर्ट के बाद सामने आई है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लेकर फैसला भी महफूज कर लिया है। 7 जून को जज मोहम्मद अब्बास ने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिखकर इल्जाम आयद किया कि ISI के हुक्काम से मुलाकात करने से इनकार के बाद उनके घर वालों और रिश्तेदारों को दबाव में लाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 2-3 दिन पहले एक जज की शिकायत सामने आई है, जिसमें जज ने मुदाखलत के सारे वाकयात बयान किए हैं। अदलिया को इस मुदाखलत का सामना आंखों में आंखें डालकर करना है। हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास ओरल कंप्लेंट्स आती हैं, जुडिशरी में एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है उसका, जिस पे मुख्तलिफ इदारे नाम लेना मुनासिब नहीं, मुलव्वस है। मुझे खुशी इस बात की, मैंने 2-3 दिन पहले जब एक जज साहब का इस बारे में कंप्लेंट देखी तो उन्होंने वो तमाम वाक़यात जो उनके साथ पेश आए उनको बयान करने के बाद आखिर में लिखा, इनमें से किसी भी इकदाम से खौफजदा नहीं। मैं ये सिर्फ आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि ये कुछ हो रहा है हमारे साथ। उन्होंने कहा कि मैं तमाम इकदाम के बावजूद चाहे मुझे किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। अब बाकी भी ऐसे यकीनन कुछ कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास, बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो लोग रिटर्न नहीं करते। वक्ती परेशानियां ज़रूर आती हैं, लेकिन आपने लोगों की आंखों में आंखें डाल के इनको फेस करना है। इनकी किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना, किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े उससे द्रोह नहीं करना आपको। मुझे पूरा यकीन है ये जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है जुडिशरी की, एक बहुत जल्द इसका ख़त्म होगा। सिर्फ यही नहीं, कल खुद नोटिस केस की समाअत के बाद जारी किए गए तहरीरी हुक्मनामे में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस खत का मतन भी शाया किया था, जिसे BBC ने रिपोर्ट किया है। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि 7 जून को सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत के जज मोहम्मद अब्बास की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक खुसूसी रिपोर्ट मौसूल हुई। उस रिपोर्ट में जज मोहम्मद अब्बास ने बताया कि उन्होंने रवा बरस 25 मई को अपने ओहदे का चार्ज लिया तो उन्हें यह पैगाम मिला कि उनसे एजेंसी के कोई साहब उनके चैम्बर में मुलाकात करना चाहते हैं, मगर जज के मुताबिक उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद जज के ख़ानदान वालों ने उन्हें बताया कि कुछ नामालूम लोगों ने भावलपुर में वाक़े उनके पुराने घर के गैस मीटर को नुकसान पहुंचाया है। ये घर जज को उस वक्त अलॉट हुआ था जब वो वहाँ पर एंटी करप्शन की अदालत के जज के तौर पर तैनात थे और अभी भी उनके घर वाले इसी घर में रिहाइश पजीर हैं। सिर्फ यही नहीं, जज के मुताबिक उनके ख़ानदान वालों को गुज़िश्ता माह का बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा भेजा गया, जो बज़ाहिर जाली था और इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि ये बिल वापडा और मज़कूरा एजेंसीज़ के एहलकारों की मिली भगत से जारी किया गया था। जज के खत के मुताबिक उनके ख़ानदान वालों से उनसे मुताल्लिक ज़ाती मालूमात पूछकर उन्हें हिरासा किया गया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जज ने अपनी रिपोर्ट में 6 जून की रात 2:15 पर सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के गेट पर गाड़ियों पर आए हुए नामालूम अफराद की तरफ से बिजली के ट्रांसफार्मर पर फायरिंग का भी जिक्र किया। जज उस वक्त इसी अदालत के अंदर मौजूद थे और इस वाक़े की FIR भी दर्ज कराई गई। जज मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक ये 2 गाड़ियां DPO के दफ्तर की तरफ से आई थी। जज की तरफ से भेजी जाने वाली रिपोर्ट के साथ खराब ट्रांसफार्मर की तस्वीर भी मुंसलिक की गई हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक 10 जून को जज मोहम्मद अब्बास की तरफ से एक और रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को मौसूल हुई, जिसके मुताबिक 10 जून को उनकी अदालत के सामने जमानत बादस गिरफ्तारी की 19 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर थी, जबकि 9 मुकदमात के ट्रायल अभी ज़ेर इल्तवा थे, मगर थ्रेट अलर्ट के नाम पर अदालत ही बंद करवा दी गई। वाज़ेह रहे कि 10 मई को तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब सरगोदा में जज मोहम्मद अब्बास की अदालत के बाहर अपनी जमानत से मुताल्लिक पेशी के लिए पूरा दिन इंतजार करते रहे, मगर पुलिस ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया और जब शाम को वो वापस चले गए तो अदालत ने उनकी जमानत खारिज कर दी, जिस पर उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगाया कि जज को एजेंसीज़ ने यरगमाल बनाया है। उमर अयूब ने आज भी ये मौक़िफ़ दोहराया। सुबह 7:55 पे मैं सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के सामने वहां पे पहुंचा तो वहां पे पुलिस की भारी नफरी खड़ी थी, बमा SP, और उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी ऑपरेशन, सिक्योरिटी सर्च किया जा रहा है अदालत के अंदर। हम लोग उधर खड़े हो गए, वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। बार हम लोग उनको कहते रहे कि हमारी हाजिरी है अदालत के अंदर, उन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया। हमें मालूम हुआ
पंजाब पुलिस ने खुद हमें बताया, वहां के लोगों ने बताया, डिफरेंट सोर्सेज ने, कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने जज साहब को वहां पे यरगमाल बनाया हुआ है आपके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। हम लोग वहां पे खड़े थे अदालत के गेट के सामने, अदम पैरवी की वजह से हमारी बेल्स कैंसिल की गई हैं, गेट के अंदर हमें नहीं जाने दिया और हमारी बेल्स कैंसिल होती हैं। आज हमारे साथ हो रहा है, कल बाकी अराकीन के साथ यही चीज होगी जनाब स्पीकर। बदकिस्मती के साथ ये पहिया घूमने में टाइम नहीं लगता। एंटी टेररिस्ट कोड सरगोदा के जज साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब को, चीफ जस्टिस को खत लिखा और उन्होंने ये लिखा कि मुझ पे यानी कि उन जज साहब के ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसी, और उन्होंने नाम लेके कहा ISI, उनके एजेंट्स ने उनको सदुकोब किया, उनको वहां पे बिठाई रखा और बल्कि उन्होंने ये लिखा कि उन्होंने अप्रोच किया शुरू के दिनों में 3:30 बजे, 3:45 बजे तक हम लोग बाहर गेट के, अदालत का गेट खटखटाते रहे, फोर्स किया अपना रास्ता आगे जाके अदालत की गेट तक। हमारी बेल्स रिजेक्ट हुई क्योंकि वो जज साहब ने जो अपना फैसला लिखना था उससे उनको रोका जा रहा था। सिर्फ यही नहीं, 10 मई को तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमाओं को जज मोहम्मद अब्बास ने 9 मई के केस से बरी कर दिया था। इसके अलावा कल असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब की सख्त सरजनिश की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने IG पंजाब उस्मान अनवर से पूछा कि आपने अदालत को किस कानून के तहत बंद किया, आपने लोगों को आईनी हुकूक से रोका, आप अदालतों की ये इज्जत करते हैं, IG साहिब आपका क्या मौक़िफ़ है? तो IG पंजाब ने जवाब दिया कि इंतहाई अहम और अदलिया की आज़ादी का मामला है। सर, आपको एक रिपोर्ट जमा कराई गई है जो इंतहाई हसास और खुफिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दी है कि ये रिपोर्ट थ्रेट अलर्ट से मुताल्लिक है। हमारे जुडिशल अफसर ने कहा है कि ISI की तरफ से मैसेज आया है कि ISI अहलकार उनसे मिलना चाहते हैं। क्या आपने वो बंदा ढूंढा है जिसने ये कहा कि मैंने जज से मिलना है? तो IG पंजाब ने जवाब दिया कि मैंने मुतल्लिका अफसरों से इस हवाले से पूछा मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अदालत मुझे मौक़िफ़ पेश करने का मौका दे। हमें सरगोदा के इस एरिया की जियो फेंसिंग की ज़रूरत है जहाँ जज को कॉल आई। हमें बंदा ढूंढने के लिए CDR भी चाहिए। यह भी देखना है कि जज को कॉल व्हाट्सएप पर की गई या किसी और तरीके से कॉल की गई है। अदालत वजारत दाखिला और वजारत दिफा के साथ हमारी कमेटी बना दे। IG पंजाब ने मजीद कहा कि हमें बखर, मियांवाली और सरगोदा के जुडिशल कॉम्प्लेक्स से मुतालिक थ्रेट मिले थे। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप ये बताएं कि सरगोदा की अदालत में वकला को जाने से क्यों रोका गया? मुझे वो कानून बता दें कि जिसके जरिए थ्रेट के नाम पर लोगों को बुनियादी हुकूक से दूर रखा जाए। सरगोदा की अदालत के बाहर फायरिंग के मामले पर क्या अपडेट है? तो IG पंजाब ने जवाब दिया कि हमें वहाँ से 17 गोलियों के खौल मिले हैं। हमने ये मामला CTD को रेफर कर दिया है। चीफ जस्टिस ने मजीद पूछा कि IG पंजाब आपने अभी तक कौन सा बंदा गिरफ्तार किया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें जियो फेंसिंग की इजाज़त दे दें, हम जियो फेंसिंग करके आपको रिपोर्ट दे देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सरगोदा की ATC के जज के घर का मीटर भी तोड़ दिया गया। तो IG पंजाब ने इस पर कहा कि मैंने चेक करा लिया है, हमें इस हवाले से कोई दरख्वास्त नहीं मिली है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि IG साहिब ये आपके बस का मामला नहीं है। तो IG पंजाब ने जवाब दिया कि इस केस में अदालत का हुक्म चाहिए ताकि हमें वफाकी हुकूमत से जियो फेंसिंग की इजाज़त मिल सके। चीफ जस्टिस ने मजीद पूछा कि IG पंजाब और DPO सरगोदा ये बताएं कि किस कानून के तहत सरगोदा जुडिशल कॉम्प्लेक्स को बंद किया गया। तो इस पर DPO सरगोदा ने कहा कि वहाँ थ्रेट अलर्ट है, हमने सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किया। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपने ये काम सिर्फ इसलिए किया कि ATC के जज के पास जो केसेस लगे हैं वो उन पर कार्रवाई ना कर सकें। आपने रावलपिंडी के जज के साथ भी यही किया। रावलपिंडी के जज ने दरख्वास्तें दी कि आप लोग उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं। इस दौरान IG पंजाब के बार बार बोलने पर चीफ जस्टिस ने उनकी सरजनिश की और कहा कि आप खामोश रहें। चीफ जस्टिस ने IG पंजाब से मजीद कहा कि क्यों ना सरगोदा जुडिशल कॉम्प्लेक्स बंद करने पर पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इस दौरान DPO सरगोदा ने कहा कि वहां हुजूम था, सिक्योरिटी थ्रेट था, इसलिए बंद किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि थ्रेट अलर्ट तो पूरे पाकिस्तान में है, फिर सब कुछ बंद कर दें। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जज साहिब ने अपने ख़त में लिखा है कि उनकी हिफाजत अल्लाह ने करनी है। जज साहिब अपने काम से नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि वो थ्रेट से नहीं डरते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपका हिसाब तो उन्होंने लेना है जिन्हें आप खुश कर रहे हैं। IG पंजाब साहिब अदालतों का मजाक न बनाएं। कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ, उस पर अदालतों ने फैसले करने हैं। सूबे की सबसे बड़ी अदालत पर वकला का हमला हो तो आपने किसी को मुकदमे में नामजद नहीं किया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो जज पसंद नहीं आता उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू हो जाती है, दरख्वास्त आ जाती है, प्रोग्राम होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद अदालत ने उसको नोटिस पर फैसला महफूज कर लिया। इसके अलावा आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने इस खत पर बात करते हुए कहा कि सरगोदा के जज ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि कैसे खुफिया इदारे ने इस पर दबाव डाला। इस जज के घर की गैस काट दी गई। जो जज हमें इंसाफ देने लगता है उसे प्रेशराइज किया जाता है। जो सहाफ़ी PTI के हक में बोलता है उसे पकड़ लिया जाता है। रऊफ हसन पर हमला करके उसका मुंह काट दिया गया। अली जमान पर तशद्दुद किया गया। इस सब में खुफिया इदारा शामिल है। चीफ जस्टिस को पैगाम है कि वो मुल्क में कानून की हुक्मरानी करवाएं।
चीफ जस्टिस के सामने कानून की हुक्मरानी में मुदाखलत हो रही है, हमारा पार्टी दफ्तर तोड़ दिया गया। कौम सरगोदा के एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सलाम पेश करती है। आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से मौक़िफ़ दिया। हालांकि उनकी जमात ऐलान कर रही थी कि इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है, वो चाहें तो हुकूमत से भी बात कर सकते हैं। महमूद खान अचकज़ई भी कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में यही कह रहे थे, मगर आज इमरान खान ने एक दफ़ा फिर पुराना मौक़िफ़ दोहरा दिया कि वो हुकूमत से नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात चाहते हैं। आज जेल में इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना की जाए कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। जब फैसले ऊपर से बड़े साहब करेंगे तो फिर इनसे मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। जस्टिस उमरता बंदियाल के कहने पर पीडीएम से मुज़ाकरात किए तो कहा गया बड़े साहब ने फैसला किया है कि जब तक जस्टिस उमरता बंदियाल हैं तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। सियासतदान हमेशा मुज़ाकरात में ही जाता है, हमने मुशर्रफ दौर में भी उसके नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए, हुकूमत से नहीं। पार्टी को पैगाम है कि ग्रुपिंग ख़त्म करके इकट्ठी हो जाए। अब भी पार्टी में जो ग्रुपिंग करेगा उसे नहीं छोड़ूंगा, सख्त एक्शन लूंगा। हाफिज से पूछा, खान साहब आप क्या चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करे तब आप मुज़ाकरात करेंगे? मगर इमरान खान इस सवाल का जवाब दिए बगैर चले गए। इसके अलावा पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन ने भी इमरान खान की बात की तायद कर दी और कहा है कि जब तक हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट से गारंटी नहीं लाती उससे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। एक तरफ इमरान खान और रऊफ हसन इस मौक़िफ़ का इजहार कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी की ज़राए से सामने आने वाली खबर के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम से राब्ते का फैसला कर लिया गया है। इमरान खान ने जेल से महमूद खान अचकज़ई को मुकम्मल एतमाद का पैगाम भिजवा दिया है। असद कैसर ने महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात में मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने का कहा। TORs तय करके पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम से राब्ता होगा। महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात के लिए अलायंस में से एक नुमाइंदा शामिल करेंगे। महमूद खान अचकज़ई पीटीआई से मुशावरत के बाद मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लेंगे, जबकि महमूद खान अचकज़ई ईद के बाद मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। इमरान खान अलायंस की मुज़ाकराती अमल की मुकम्मल हिमायत करेंगे। कोई रहनुमा कोई बात कर रहा है, इमरान खान कोई बात कर रहे हैं, कोई अचकज़ई साहब पर एतमाद का इज़हार कर रहा है, जो कि गौहर खान साहब ने किया। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शब्बीर डार, जिन्होंने आज गुफ्तगू की इमरान खान से जेल में। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान साहब ने साफ इनकार किया, नहीं कर रहे इस हुकूमत से। क्या हुआ है? पार्टी के कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। शाहजेब साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। गुज़श्ता समात जो 11 जून को हुई थी, उस समात में जो मौजूदा चेयरमैन पीटीआई गौहर खान, उन्होंने और अली मोहम्मद खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात की थी और उसके बाद हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बैरिस्टर गौहर खान से गुफ्तगू हुई और उन्होंने मीडिया के साथ भी गुफ्तगू की थी और उन्होंने हमें बताया था कि जो हुकूमत के साथ डायलॉग प्रोसेस है पीटीआई का, उसके लिए इमरान खान ने गो अहेड दिया है और उन्होंने कहा है कि आप महमूद खान अचकज़ई से भी मुशावरत करें और उन्होंने बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात की इजाज़त दी है और हम अब मुज़ाकरात करने जा रहे हैं हुकूमत से। मैंने उनसे ये पूछा था कि क्या इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को ये इख्तियार दिया है या आप पीटीआई अपनी तरफ से भी कोई इनिशिएट करेगी मुज़ाकरात? उन्होंने कहा कि नहीं, ये इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को भी दिया गया है, लेकिन पीटीआई अपने तौर पे भी मुज़ाकरात इनिशिएट करने जा रही है। लेकिन उसके बाद आज जब हमारी इमरान खान से गुफ्तगू हुई इन्हीं मुज़ाकरात के प्रोसेस पे, तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का जो इनिशिएटिव है इस पर गलत बयानी ना की जाए। हमने हमेशा मुज़ाकरात किए हैं, माजी में भी हमने पीडीएम से मुज़ाकरात किए। उस वक़्त जो साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उमरता बंदियाल, उनके कहने पर मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन उस दौरान भी कहा गया कि जब तक जस्टिस बंदियाल है उस वक़्त तक जो है इलेक्शन नहीं होंगे और प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, उसके बाद हम पीछे हट गए। उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ का भी जिक्र किया, उस दौरान भी हमने मुज़ाकरात किए, लेकिन हमने डायरेक्टली मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से नहीं किए थे, हमने उनके नुमाइंदे से बात की है। लिहाजा जो मुज़ाकरात है, हम मुज़ाकरात से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ऊपर से अहकामात आएंगे तो फिर इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने पार्टी में ग्रुपिंग पे भी बात की। उन्होंने कहा कि जो पार्टी में ग्रुपिंग की बात कर रहा है या जो ग्रुपिंग कर रहा है, उनके लिए मेरा पैगाम है कि वो इकट्ठे हो जाएं। अगर कोई ग्रुपिंग करता है तो उसके लिए सख्त एक्शन होगा और उसको पार्टी से बाहर निकाल करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा मगर मुझे ये भी बताइएगा कि आप जो अचकज़ई साहब के हवाले से कोई स्पेसिफिक सवाल हुआ कि मुज़ाकरात उनके थ्रू आप कर रहे हैं नहीं कर रहे, उस हवाले से कोई बात की उन्होंने?
उनसे सवाल हुआ था कि महमूद खान अचकज़ई आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं या वो करना चाहते हैं, वो कोई तहरीरी आपसे श्योरिटी लेना चाह रहे हैं। उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये भी उनसे सवाल हुआ था कि आप कह रहे हैं कि मुशर्रफ के नुमाइंदे से आपने बात की थी, क्या इस्टेब्लिशमेंट अगर कोई नुमाइंदा मुकर्रर करती है तो उनसे आप मुज़ाकरात करेंगे? इसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत शुक्रिया इस वक्त से हमें तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखेंगे। हुकूमत ने नए बजट में उन सेक्टर्स पर भी सेल्स टैक्स लगाने का फैसला किया है जिनको इससे पहले इस्तिस्ना हासिल था। हालिया बजट में कई कैटेगरीज से सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ दी गई है, जिसमें तिब्बी आलात भी शामिल हैं, और इससे अवाम के लिए दिल के अमराज के साथ साथ दीगर प्रोसीजर्स महंगे हो जाएंगे। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी ने ज़रूरी तिब्बी आलात से सेल्स टैक्स खत्म करने के मुमकिन असरात के बारे में आगाह करते हुए वज़ीर आज़म के नाम खत में लिखा है कि स्टंट्स और दिल के अमराज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल होने वाले दीगर तिब्बी आलात को सेल्स टैक्स एक्ट के 6 शेड्यूल में टैक्स छूट हासिल थी, लेकिन नए फाइनेंस एक्ट में इन तमाम तिब्बी आलात से टैक्स छूट ख़त्म कर दी गई है, जिसके बाद अब इन तिब्बी आलात पर भी बाकी अशिया की तरह 18% टैक्स आयद होगा। ये आलात इंतहाई पेचीदा होते हैं और मकामी तौर पर नहीं बनाए जाते, जिसकी वजह से उन्हें दरामद करना पड़ता है। 6 शेड्यूल में इन आलात को हासिल टैक्स छूट ख़त्म करने से उन पर दीगर दरामदी अशिया की तरह 4% वैल्यू एडेड टैक्स भी लगेगा, जिसके बाद उन पर सेल्स टैक्स की शरह 22% हो जाएगी। खत में मजीद लिखा है कि ऐसे तिब्बी आलात की 60% दरामद हुकूमती इदारे करते हैं। उन पर सेल्स टैक्स लगाने से इन हुकूमती इदारों की दरामदी सलाहियत मुतासिर होगी, जिसके नतीजे में तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुतासिर होने का खदशा है, जबकि प्राइवेट मरीजों के लिए 22% सेल्स टैक्स उन तिब्बी सहूलियात तक रसाई मजीद मुश्किल बना देगा, जिसके नतीजे में सरकारी अस्पतालों पर मजीद बोझ बढ़ेगा। अगर इस मसले का वक्त पर इदराक नहीं किया गया तो एक क्राइसिस की सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिसका खमियाजा गरीब मरीजों को उठाना पड़ेगा। इसलिए हुकूमत को अपने इस फैसले पर नज़रसानी करने की दरख्वास्त की जाती है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट और साबिक सदर पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डॉक्टर नदीम रिजवी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मिशन में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, कितना अहम मसला है ये 22% का जो टैक्स लगाया गया है? आई थिंक ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और ये एक इर्रेशनल डिसीजन है। उसकी वजह ये है कि 60% तो नहीं, मेरे ख्याल से अप टू 80% जो हार्ट अटैक्स की एंजियोप्लास्टीज़ होती हैं, एटलीस्ट इन सिंध, इट इज़ इन पब्लिक सेक्टर। तो समझ लें कि 10,000 कराची में और 10,000 इंटीरियर सिंध में हार्ट अटैक्स की एंजियोप्लास्टीज़ होती हैं, जिसके अंदर एटलीस्ट 1 से 2 स्टेंट लगते हैं। तो अब आप सोचिए कि व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग इज़ टैक्सिंग और टैक्स on saving lives, because these procedures are all life saving। तो आप ये सोचिए कि ये इतना बड़ा वॉल्यूम जो है, और आप इसमें एक और बात ये समझिए कि वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो प्राइसेस बढ़ेंगी तो हेल्थ बजट भी उसी के लिहाज से, तो एक तरफ से आप टैक्स ले रहे हैं और फिर वही आप दे रहे हैं थ्रू द हेल्थ बजट। तो ये थोड़ा सा इर्रेशनल लग रहा है। ये तो मैं सिर्फ स्टेंट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर आप ये सोचिए कि पेस मेकर और इस तरह के आलात, ऑपरेशन थिएटर के, ये सारी चीज़ें जो हैं लाइफ सेविंग है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि मैंने ख़ुद पता किया है, मलेशिया में एक टोटल एग्जेम्पशन है और यूके में आप ये देखिए कि वहाँ भी वैट इनके ऊपर एग्जेम्प्टेड है, यानी आप जो स्टेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। साहब, और न सिर्फ ये आलात बल्कि जो तमाम आलात हैं, दीगर ऑपरेशन से ज़ाहिर कुछ बहुत ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं हार्ट के अलावा दीगर मामलात में जो प्राइवेट अस्पताल करते हैं, आप कह रहे हैं उन सब पर ये टैक्स लगेगा? और कोई इलाज कराने जा रहा है, मजबूरी में ज़ाहिर कोई इलाज कराता है या अपना ऑपरेशन कराता है, उन सबको प्रॉब्लम होगा? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। देखिए, अभी भी ये जो हार्ट के मसले हेल्दी आदमी को किसी वक्त भी हो सकते हैं, और इसके अंदर आप ये देखिए कि पीटीएमसी जैसे है, ये तो गरीबों के लिए है जो हमारे यहाँ रोमैटिक फ़ीवर की वजह से वेल्व सुकड़ जाते हैं, तो उनका एक एक बलून जो है वो जो वेल्व खोलने के लिए वो 1.5, 2, अब तो 3 लाख का हो गया है। अब आप उस पर 20% लगा दें तो आप ये सोचिए कि व्हाट विल हैपन। तो ये तो मिडिल क्लास और अपर क्लासेस को भी फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज वो फिर चले जाएंगे पब्लिक सेक्टर की तरफ। तो आपको तो पब्लिक सेक्टर तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता इतना वो।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर में भी, क्योंकि आपने ज़ाती तौर पर भी काम किया है, आप कह रहे हैं पब्लिक सेक्टर में इतनी कैपेसिटी है नहीं कि अगर वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है तो उसको हैंडल कर सके। ओवरऑल हेल्थ के लिए लोगों के लिए मसाइल पैदा होंगे और ये एक्सपेंसिव इतना हो जाएगा कि हर तरफ से प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रहा होगा और हेल्थ बजट अलग बढ़ जाएगा। हाँ देखिए, हार्ट अटैक ऐसी चीज़ है, या ये तो और जो पेस मेकर्स वगैरह और जो सडन आप बेहोश हो जाते हैं, या बच्चों के इलाज, इसके अंदर कोई चॉइस नहीं होती ना। आपको या तो प्राइवेट में जाएं या पब्लिक में। NICVD में मैंने 30 साल काम किया है, 20 साल, और आपको पता है वहाँ ये सारी सैटेलाइट्स बनी हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप ये सोचिए कि उसका जो बजट है वो आपको 20-30% और कहाँ से बढ़ाएंगे आप अगर ये प्राइसेस जो हैं, ये तो वेंडर्स वैसे ही अपनी वहाँ वॉल्यूम की वजह से बहुत कम प्राइसेस विदाउट प्रॉफिट तकरीबन दे रहे हैं। अब आप उन पे 20% अगर लगाएंगे तो वो सारा का सारा तो ट्रांसमिट हॉस्पिटल्स पे होगा। तो ये तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच हैड टू बी थॉट आउट, और ये मेरा ख्याल है इस पे सोचा नहीं गया सही तरह। अच्छा, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि ज़ाहिर वज़ीर आज़म को ख़त लिखा गया है कि वहाँ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा? आई एम श्योर कि ये जो है, मेरा ख्याल ये है कि मेरे सीनियर कोलीग्स ने बात भी की है और उन्होंने पहले यकीन दहानी कराई थी जब ये पता चला कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं या कर देंगे। लेकिन देखिए, हमारा तो एज अ सोसाइटी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी बात को रिप्रेजेंट करें और जो पेशेंट इंटरेस्ट है उसको सामने रखें। और ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज़ से लेके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, हर जगह जो लाइफ सेविंग डिवाइसेस हैं वो आप कभी भी उस पर टैक्स नहीं लगाते, बिकॉज दिस इज़ समथिंग कि आपके इवन आप देखें यूके में जो गोश्त वाले हैं और जो सब्जियां हैं, जो हेल्दी फूड है, उसके ऊपर वैट जो है एग्जेम्प्टेड है। वो लोग अपनी पॉपुलेशन का यहाँ तक ख्याल करते हैं कि जो चीज़ें हेल्दी हैं उस पर वो वैट के टैक्स नहीं, और वैट और इस तरह के टैक्स नहीं हैं। ये आप पता करा लीजिए। बहुत शुक्रिया, रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अमेरिका से खबर आ रही है कि आयरलैंड का मैच और अमेरिका का मैच कॉल ऑफ कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि दोनों को 1-1 पॉइंट्स मिले हैं, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफ़र ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से पहले मरहले में ही बाहर हो गया है। सुपर 8 के मरहले में पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान के ग्रुप से अमेरिका पहुंचा है और पाकिस्तान 2 मैचेस हारा, दोनों बुरी तरीके से हारा, करीब जाकर हारा, और दोनों मैचेस ऐसे थे जो पाकिस्तान जीत सकता था। एक सुपर ओवर में हारा, एक 48 गेंदों पर 48 रन चाहिए थे, 8 विकेटें बाकी थी, मैच भी भारत के खिलाफ था, पाकिस्तान वो भी हारा। और उसके नतीजे में आज मौसम की वजह से, ख़राब मौसम की वजह से, बारिश की वजह से अमेरिका और आयरलैंड का मैच नहीं हो सका है और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। किस्मत नहीं कह सकते इसे, क्योंकि पाकिस्तान जो पहले 2 मैचेस हारा है, अगर वो मैचेस ना हारा होता तो पाकिस्तान का फेयर चांस था, और अगर आज मैच हो भी जाता तो अमेरिका को हारना था। अमेरिका के हारने के बाद पाकिस्तान को अपना अगला मैच जीतना था, इसलिए पाकिस्तान के इम्कानात अगर मगर पर ही थे। इस वक्त अनाउंसमेंट आ रही है, मैच मनसूख हो गया है अमेरिका और आयरलैंड का, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। पाकिस्तान अपना अगला मैच ज़रूर खेलेगा, मगर वो जीत भी जाए तो पाकिस्तान अगले मरहले में नहीं पहुंच सकता है। सिकू भाई हमारे साथ मौजूद हैं, फैज़ान लखानी अमेरिका से मौजूद हैं, अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पहले फैज़ान से बात करते हैं। फैज़ान, क्या इस वक्त सूरत हाल है? जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मूसलाधार बारिश यहाँ फ्लोरिडा के जो शहर लॉर्डर में जहाँ मैच होना था वहाँ इस वक्त शुरू हो चुकी है, और ऑफिशियली अब अनाउंस हो चुका है कि मैच के कॉल्ड ऑफ है। आज सुबह मौसम बेहतर था, लेकिन वेट आउटफील्ड की वजह से, ग्राउंड में खुश्क होने की वजह से मैच शुरू ना हो सका। 4 मरतबा अंपायर ने इसको इंस्ट्रक्ट किया, दोपहर 1:15 बजे तक यहाँ पर मुआयना किया जाता, बट आउटफील्ड और खासतौर पर स्क्वायर का जो एक मखसूस इलाका था वो काफी गीला था। जो फैज़ान बता रहे हैं कि जो आउटफील्ड है वो पहले ही बहुत गीली थी, दोबारा भी अब बारिश शुरू होने की इत्तलात आ रही हैं, जिसकी वजह से मैच कॉल ऑफ कर दिया गया है। अहमद शहजाद, इसको बैड लक कहें या बैड लक नहीं है, हमारी कारकर्दगी ऐसी थी, यही हम डिजर्व करते थे। आज बारिश हो गई, मगर ना होती तो भी अमेरिका को हारना था और फिर हमें अगला मैच जीतना था। जाज़ेब भाई, बैड लक बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक कि हम यही डिज़र्व करते थे, और जो पाकिस्तान टीम की पिछले 2.5-3 महीने में परफॉर्मेंसेस थी हम सबके सामने हैं। हम पाकिस्तान टीम के साथ मजाक बनाते रहे और पाकिस्तान टीम को इस तरह चलाते रहे जिस तरह हमारे घर की टीम है। ऐसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चलती हैं।
आपने सबसे पहले उसमें मेरिट लेके आना था। आपने मेरिट का कत्लेआम किया है। आपने डिजर्विंग प्लेयर्स को खिलाया नहीं। आपने जो डोमेस्टिक के अपने प्लेयर्स थे उनको मौके नहीं दिए। एक मखसूस जो तबका था 6-8 के टोले की, हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, उन्होंने जो है हाईजैक की हुई है टीम को। हम ये बताते नहीं हैं कि ये मुल्क और कौम के साथ ये उनकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। हमें लोग उल्टा सीधा भी बात करते रहे, लेकिन हम ना अपने जो हमें लगा सही बात है, सच बात है, उससे हटे नहीं। तो आज जो रिजल्ट्स हैं ये ऑन द कार्ड्स थे। जो अच्छी टीमें हैं, जो अच्छी फोर्सेस हैं, वो क्वालिफाई किए हैं। आप लोगों ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, आप लोगों के साथ यही होना था। आप आयरलैंड से भी हारते हैं, आप कोई लोगों के 11 प्लेयर आईपीएल में गए हैं उनसे भी हारते हैं, आप अफगानिस्तान से भी हारते हैं, आप नीदरलैंड से भी हारते हैं, आप जिम्बाब्वे से भी। आपकी टीम 7वें नंबर पे है। ये वो पाकिस्तान की टीम है जिसने शाहजेब भाई लेगेसी छोड़ी हुई है, सुपरस्टार्स प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पर्सनल माइलस्टोन्स ले डूबे हैं। कहीं ना कहीं वो जो टोला है जिसने टीम को हाईजैक किया हुआ है, उसने टीम को इस डगर पे ला के खड़ा कर दिया है कि इस टीम को अब यहाँ से हटाना उठाना बहुत मुश्किल होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने और किसी को चांसेस भी नहीं दिए हैं। जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर था, ना सिर्फ उन्होंने इस टीम को 7वें नंबर पे लेके आए हैं, उन्होंने पूरे डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर भी तबाह किया, क्योंकि उन्होंने किसी को चांसेस नहीं दिए हैं। वो आपके प्लेयर यूएसए, यूएई, दूसरी टीमों से जाके खेलने लग गए हैं। तो ये जिम्मेदारी है इनकी कि इन्होंने यंगस्टर नहीं इन्वॉल्व किए, इन्होंने टीम नहीं बनाई, मिडिल ऑर्डर आपके सामने था। तो ये चीज़ें ऑन द कार्ड्स थी। अब शाहजेब भाई करना ये देखे, चेयरमैन साहब बिल्कुल अभी आए हैं, 2 महीने हुए उन्हें आए हुए। उन्होंने 2 डिसीजंस गलत हो गए, उनसे गलत लिए। लेकिन अब जो असल टेस्ट उनका स्टार्ट होना है वो अब स्टार्ट होना है कि अब वो टीम की बेहतरी के लिए क्या करते हैं। मेरे ख्याल से उनके साथ पूरी दुनिया ने हमारी बातें सुन ली हैं। अब उनको क्रैक डाउन करना है, अब उनको इस कौम के साथ इंसाफ करना है, क्योंकि ये वो टीम है जिसे लोग इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, जहां पे आजकल नेपोटिज्म ने ही जान नहीं छोड़ा, मेरिट का जनाजा निकाल दिया इन्होंने। और अब उन पे ये देखना है कि वो उस टोले के साथ कैसा डील करते हैं। देखिए, उन्होंने बयान तो बड़े बड़े दिए हैं और उस पर हम इनको जो ब्रश ऑफ नहीं करने देंगे, बयान की हद तक रहने नहीं देंगे। तो अब इनका काम बनता है कि वो जो 6-8 का डोला, जिनको 5 इवेंट्स मिले समेत आपके कप्तान के, जिन्होंने टीम को हाईजैक करके रखा हुआ था, अब उन पे क्रैक डाउन करने का टाइम आ गया है। अब उन पे इन्वेस्टिगेशंस होने का टाइम हो गया। अब उनको डोमेस्टिक, ना सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजना है, उनको मेक श्योर करना है कि वो 2-2 साल बाहर रहे, जहाँ पे उन्होंने दूसरों को तड़पाया है और वहाँ के जो बच्चे परफॉर्मर्स थे, अच्छे प्लेयर्स थे, उनको आने नहीं दिया है। तो उनके साथ वाले जो चेयरमैन साहब के लोग होंगे, टीमियों पे बैठे होंगे, अब वो उनको डराएंगे कि नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं करना, नहीं सारी टीम को नहीं बदलना, टीम उठेगी नहीं, टीम हार जाएगी नहीं सर, आप 7वें नंबर पे ऑलरेडी हैं सर, आप इससे नीचे अब नहीं जा सकते सर। अब आपको एहतसाब करना है, अब आपको थोड़ी दलेरी। हमने चेयरमैन साहब के बारे में सुना है, दलेर इंसान है, वो डिसीजन लेते हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं कि वो वाकई डिसीजन ले पाएंगे, बिकॉज उनके आसपास वाले लोग, मीडिया पे बैठे हुए लोग, वो जो पेड कैंपेन्स की हम बात करते हैं, वीडियोस बनाएंगे, नहीं नहीं उसने नहीं कुछ किया, उसका कसूर नहीं था, नहीं आपने सारों को नहीं करना। अब आपने सिर्फ फोकस करना है उन लोगों पे जो आपको राइट मशवरा दे सकें। राइट मशवरा उनके लिए सीधा सीधा इस टाइम पे ये है, जो कौम और हम जैसे लोग डिमांड करते हैं कि जो 6-8 का टोला था, इनका पूरे तरीके से एहतसाब हो, यहाँ पे मेरिट को लेके आया जाए। नेपोटिज्म के खिलाफ जो है ना, बहुत जोर से काम करने की जरूरत है इस मुल्क के अंदर। और वो लोग जिन्होंने ये 6-8 के टोले ने यहाँ पे आपको इस डगर पे पहुंचा दिया, जिसमें आपका कप्तान सर फहरिस्त है और मोहम्मद रिजवान है, तो उन लोगों को आपने अकाउंटेबल करना है और मेक श्योर करना है कि उनको ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, या ऐसा उनके साथ सलूक होना चाहिए कि आने वाले वक्तों में टीम में लोग ग्रुपिंग बनाने से, टीम में लोग सियासत करने से, टीम में लोग इस तरह की हरकतें हाईजैक करने से लोग घबराएं। ना सिर्फ वो घबराएं, वो जो उनका एजेंट है, वो जो एजेंट है साया कॉर्पोरेशन जो कंपनी चलाता है, आपने उसका भी अब एहतसाब करना है। अब आपका टाइम आ गया डिसीजन का। अगर आपने डिसीजंस ना लिए, क्योंकि आप अभी अभी आए हैं, आपने 2 डिसीजंस ठीक नहीं लिए थे, जिसका आपने हाल देख लिया है, लेकिन अगर आपने दलेरी इस टाइम पे ना पकड़ी, अगर आपने ये चीज़ें जो हमने आपको निशानदेही की है ना किए, तो फिर सर आपकी भी बारी है, आप पे भी हम इसी तरह तनकीद करेंगे। ये कौम आपसे सवाल पूछेगी जिस तरह अभी हम टीम से पूछ रहे हैं। ये कौम, वो मेरे सामने क्राउड बैठा हुआ है, उसमें लड़के रो रहे हैं, उसमें लड़के रो रहे हैं, उनका दिल टूटा हुआ है, उनका दिल दुख गया है।
तो अब ये टाइम है शाहजेब भाई कि आपको इंसाफ करना है। सारी नजरें इस टाइम चेयरमैन साहब पे हैं कि क्या वो दोबारा से और कोई रेस्ट नहीं कराना। जहां पर शाहजेब भाई 2 मिनट साहब, मैं वापस आपकी तरफ आ जाता हूँ सिक्कू भाई। मैं दोबारा अहमद आपकी तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि सिक्कू भाई मुझे नजर आ रहा है वो बड़े गुस्से में है। सिक्कू भाई बहुत पैशनेट है, बहुत सारी बातें हैं जो वो बहुत अरसे से करते आए थे, मगर वो बातें सारी की सारी हो नहीं सकी। मगर सिक्कू भाई मसला ये हो गया है बहुत अरसे से कि हम सीरीज़ हारते हैं ये कह के कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, फिर हम 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हारते हैं तो हम कहते हैं कि हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, फिर दरमियान की सीरीज़ हारते हैं, फिर हारते हैं, फिर हम कहते हैं कि जी हम तो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं। इस चक्कर में हम दरमियान की सारी सीरीज़ हारते हैं और फिर हम जिसकी तैयारी कर रहे होते हैं वो भी हारते हैं। ये आज बैड लक हुआ है, ये यही हो रहा था जो हमारे साथ जो हुआ है? नहीं, देखें शाहजेब, इसमें बैड लक की कोई बात नहीं है। हम 1992 का वर्ल्ड कप जीते थे, वो भी इफ एंड बट पे जीते थे, दुआओं से जीते थे। इस दफ़ा दुआओं ने असर नहीं किया। 1992 से लेकर अब तक 2024 तक हम सिर्फ इफ एंड बट्स के ऊपर चल रहे हैं। एक चीज़ मैं टोटली एग्री करता हूँ अहमद शहजाद की बात से कि चेयरमैन साहब नए आए थे, उन्होंने 2 गलतियाँ की जिसका उनको सामने रिजल्ट आ गया। नाउ he has to take strong किस्म के डिसीजंस लेने। अगर एक तो वो लड़कों से बिल्कुल मुलाकात ना करें, ना उनसे कोई बात करें, ना कोई ऐलान करें, ना कुछ करें। अगर आपने कोई बात सिंघू भाई हर जगह पहुंच जाते हैं, वो कभी लड़कों को काकुल भेजते हैं, खुद पहुंच जाते हैं, कभी आयरलैंड पहुंच जाते हैं, कभी अमेरिका पहुंच जाते हैं, फिर जब हारती है तो टीम सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं, फिर कभी यू टर्न लेते हैं। ये इतने से अरसे में इन्होंने माशाल्लाह जो खुद ने काम किया, इनका अपना भी तो एहतसाब हो मोहसिन नकवी साहब का। देखें, अभी उनका बहुत जल्दी हो जाएगा, मगर ये कि देखें एक आदमी नया आया, हो सकता है एक्साइटमेंट के अंदर ये सारी चीजें कर रहे हैं, उनको एहसास हो सकता है अब हो कि इनके पास जितना आप लड़कों के पास जाएंगे ना, लड़के आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आपकी जो पोजीशन है ऐसी होनी चाहिए कि जब आप वहां से गुजरे तो लड़के डर के मारे छुप जाएं। ऐसा होना चाहिए आपको। अगर आप ऐसे नहीं हुए, आप जाके उनसे हाथ मिलाएंगे, उनको शाबाशी देंगे, उनसे प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, ये लड़के आपके काबू में नहीं आएंगे। जो आपने गलतियां की हैं मैं वो बता देता हूं चेयरमैन साहब। आपने जो है ना एक ऐसा कोच अपॉइंट किया जो टीम के साथ ही नहीं था। आपने ऐसे सेलेक्टर्स अपॉइंट किए कि जो जिनको यही नहीं पता था। उसमें बिलाल साहब कोई हैं, कोई पहले एक्स मिनिस्टर हैं, कोई उनका क्या काम है क्रिकेट की सिलेक्शन से, डेटा एक्सपर्ट से, उन्होंने क्या किया, ये आपकी गलती थी। उसके बाद मैं आपको प्लेयरों की गलती सुना देता हूँ। उन्होंने गलत लड़के सेलेक्ट किए जो फास्ट बॉलर्स थे। इसमें मोहम्मद अली, जमान, शाहनवाज, वसीम जूनियर, उसामा, इन लड़कों ने पूरे सारे वक्त खेल रहे थे। आपने उन लड़कों को लेकर आ गए जिन्होंने मुल्क को छोड़ दिया था कि जी हम तो नहीं खेलेंगे, अब मुल्क से रिटायर हो रहे हैं, उनको दोबारा आपने ले लिया। आपने देखे एक मुहावरा है कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। आपको इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, आपने नहीं रखा। मगर आपको 2 महीने में बहुत कुछ सीखने को मिल गया है, तो प्लीज इसको कंट्रोल करें, इसको पर नजर रखें। और अगर आपने सख्ती नहीं की, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, आप इनसे नहीं मिलेंगे, ना आप इनसे हाथ मिलाएंगे, ना आप उनको बुला के मीटिंग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप एक तीसरा बंदा रखें जो इनके और आपके दरमियान ब्रिज का काम करे, जो बातें करनी है आप उससे करें, तो जब ही आपके कंट्रोल में आएंगे। आपको ऐसा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाना है जो कि आपको ये गारंटी दे कि लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, फिटनेस टेस्ट देंगे, तो फिर वो जाके PSL खेलेंगे, तो फिर आपकी ये टीम सुधरेगी। वरना ये लड़के आपको तिगनी का नाच नचा देंगे। बिल्कुल इनसे मुलाकात ना करें। कोई लड़का मिलने भी आए तो उससे बोले आई एम वेरी बिजी, आई कांट सी यू। अपना शौक भी नकवी साहब कंट्रोल करें। उन्हें बड़ा शौक है मोटिवेशनल स्पीकर बनने का, कभी धमकियां देते नजर आते हैं, कभी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। चैंपियन बनने का उन्हें बड़ा शौक है, कभी नाम का ऐलान करते हैं, कभी कहते हैं सर्जरी करूंगा, फिर पीछे आ जाते हैं। अपना शौक भी जरा कंट्रोल करें, या फिर अरबाब इख्तियार देख लें कि वो इस काबिल भी है कि वो चेयरमैन PCB बन सकते हैं या नहीं, सिर्फ प्लेयर्स बदलने हैं। इनका भी अहमद आप भी कुछ पूरा करना चाह रहे थे, जी करिए। जी सर, बिल्कुल ऐसी ही बात है। देखिए बात अब आ गई है कि एक्शन लेने की। जिस तरह आपने बोला ना कि मोहसिन नकवी साहब को अपना भी काम पूरा करना चाहिए, ऑब्वियसली सर करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अब यहाँ बैठे हैं सर, अब आप पे सारी नजरें हैं। ठीक है, आपको इस टाइम पे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। लोग ये कह रहे हैं कि ये आपकी फील्ड भी नहीं है, आपकी जो जॉब्स है, जो आपका काम है, जिस तरह आप क्रिकेट शुरू करवाई है, आपने जूनियर लेवल पे काफ़ी मैचेस करवाए हैं, आप स्टेडियम्स जो है रेनोवेट करवा रहे हैं, आपने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी, आप ये चीज़ें कर रहे हैं। और सुना है कि आप फाइनेंशियल्स भी जो है ना आप इदारे को ऊपर लेके जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपकी ये सुनी हमने। लेकिन सर इट्स डिफरेंट बॉल गेम अंदर। वहाँ पे आपको कॉम्पिटेंट लोग लेके आने हैं, वहाँ पे आपको सच्चे और ईमानदार लोग लेके आने हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि आपको मिलते नहीं है, तो सर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा उन लोगों को, जो कि बहुत मुश्किल है इस मुल्क में। अब आपने किसी की बात नहीं सुननी है सर,
बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बहुत सारी चीज़ों से इस टाइम पे रोकेंगे कि नहीं आपने उछाड़ पिछाड़ नहीं करनी है, नहीं आपने सारों को नहीं निकालना है। लेकिन मसला ये है कि अगर आपने सारों को नहीं निकाला और अगर आपने बीच में से वो टोले से 2-3 लड़के भी छोड़ दिए तो फिर जिनको आप निकालेंगे उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। अब वो टाइम आ गया कि वो सारे का सारा टोला जाएगा। अहमद, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एक नई टीम बनाई जाए और एक नई टीम बनाई जाए, नए लड़कों को लेके आया जाए। ऐसा कोई सर, आपकी टीम में ग्रुपिंग की न्यूज आपकी है, आपके चेयरमैन साहब ने खुद बोला कि अब मुझे सारा कुछ पता लग गया है। ग्रुपिंग आपकी टीम में हो रही है, सियासत आपकी टीम में हो रही है, कैप्टनसी आपके कप्तान को नहीं आती, हाईजैक आपकी टीम हुई हुई है। तो आप इन हालातों में अगर 7 से 8 लड़के नहीं निकालते हैं तो फिर ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि आपकी क्रिकेट चेंज होगी। आप वक्ती तौर पे चीजें जरूर चेंज कर देंगे, लेकिन अगर आपने पूरा स्ट्रक्चर बदलना है, आप चाहते हैं कि आपकी टीम जो है ना दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हो, और ये नासूर जो टीम में हो रही है चीजें, जिस तरह की ग्रुपिंग चल रही है, जिस तरह की टीम हाईजैक है, अपने दोस्ती यारी अपने दोस्तों को जिस तरह नवाजा जा रहा है, और जो नेपोटिज्म चल रहा है और हर चैनल्स पे अपने बंदे उठा के सोशल मीडिया से जो है ना प्रेशर करवाया जाता है, आपने ये सारी चीजें बंद करनी है। और इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत देखने की जरूरत है। जिस तरह इन्होंने पीसीबी को ब्लैकमेल करके चंद लोगों ने अपने एजेंट के साथ मिलके अपनी तनख्वाहें 60-60 लाख करवाई हैं, और बाकियों को जिनको वादा किया था इन्होंने उनको उधर ही छोड़ दिया। जब उन्होंने उनसे सवाल पूछा, बीच में कैप्टन थे, बीच में शादाब थे, बीच में रिजवान थे, बीच में एक और बंदा था, तो जब उन्होंने पूछा कि आपने तो हमें भी वादा किया था, तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारे एजेंट ने किया, आप भी अपने एजेंट को कहीं कर दें। तो इस तरह झूठ बोले उन्होंने। एक लीडर या उसका 4 का टोला लोगों को पागल बनाता आया है। अब आपका टाइम आ गया, अगर आप वाकई चाहते हैं, देखें हर इदारे में ऐसा होता है, उन्हें डरना नहीं है। अब आपने डरना नहीं है। अगर आप इस टाइम पे डर गए और आपने लोगों की बातें, आप हार जाएं, आप यंगस्टर्स को खिला के हार जाएं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप सच्चे लोगों को खिला के हार जाएं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप ईमानदार लोगों को खिला के हार जाएं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। एटलीस्ट वो लोग ग्रूम करेंगे। ये जो करंट लॉट है सर, इन्होंने अपनी पीक की क्रिकेट खेल ली है, अब इनका काम डिक्लाइन की तरफ आ रहा है। ये पहले यूं जा रहे थे, जब जा भी रहे थे ये तब भी कुछ नहीं जितवा सके, अब तो इनकी सारों की परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ है। और जो फिर उसके साथ ये टीम के अंदर करते रहे हैं, जो इन्होंने नेपोटिज्म किया है, जो यारियां दोस्तियां इन्होंने निभाई हैं, जो मेरिट का कत्लेआम किया है, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर को रुलाया है, अब इन सब का एहतसाब करना है। और एहतसाब आपने रेस्ट करा के नहीं करना कि फलाना बांग्लादेश की सीरीज से रेस्ट कर ले, आप 2 मैचों की सीरीज से, नहीं 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 नहीं, आपने पनिश करना है। इनकी परफॉर्मेंसेस वो नहीं है, इनके स्टैट्स भी सारे जाली हैं, आपने इनको डोमेस्टिक के अंदर भेजना है। अब ये कौम आपसे ये डिमांड कर रही है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर सर हम भी यही हैं और आप भी यही हैं। सिक्कू भाई, आप समझते हैं एक नई टीम बनाने की हमें वाकई जरूरत है? नहीं, नई टीम में सबसे पहले तो कप्तान को आपको बदलना पड़ेगा। ये मैं जब ये अपॉइंट हुआ था ना पहले दिन, उस दिन मैंने बीपर दिया था खबरों में, न्यूज़ के ऊपर, और मैंने यही कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि ये कैप्टन मटेरियल है, और ये कोशिश करें कि मुझे गलत साबित करें, तो ये नहीं कर सके। इन्होंने कुछ नहीं जीता। यू हैव टू चेंज द कैप्टन फॉर ऑल द फॉर्मेट, नंबर 1। नंबर 2, अभी ये कह रहे थे अपना अहमद शहजाद के वहाँ पे नौजवान बैठे हुए हैं और वो रो रहे हैं, तो अहमद शहजाद आप उनसे जरूर पूछें कि क्रिकेट का ये हाल किसने किया है, ये किसके वजह से ये क्रिकेट का हाल हुआ है, ये जरूर पूछें। दूसरे, जो आप टीम चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो देखिए जरूरी नहीं है कि पूरी टीम चेंज हो जाए, उसमें जो अच्छे लड़के हैं उनको जरूर रखें। हमारे फास्ट बॉलर कुछ अच्छे हैं, मगर जो लड़के की उम्र हो गई है, जो लड़का अनफिट हो गया है, उसको आप फारिग करें, उसको कहें आके डोमेस्टिक क्रिकेट करो, फिट हो तो तुम्हें लेंगे। और डोमेस्टिक क्रिकेट के जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं आप उनको जरूर सेलेक्ट करें। जी फाइनल बट क्विक कमेंट। हाँ जी, मसला ये है, देखें मैं इनकी बात से जो है बिल्कुल भी सिक्कू भाई की बात से एग्री नहीं करता। जब टीम में सियासत, जब टीम में ग्रुपिंग, जब टीम में नेपोटिज्म और जब टीम को हाईजैक कर लिया जाता है ना, तब आपको सबको ही बदलना पड़ता है। तब आपको 6 से 7 लड़के जो ये सारी चीजें कर रहे हैं उनको निकालना पड़ता है। अगर उनमें से 2 भी छोड़ दिए तो वो आपकी जो यंगर लॉट है ना वो भी अपने जैसी बना देगी, आप याद रखिएगा। अब ये टाइम है आपका फैसले लेने का। या तो आप उनको रख के अपने यंगर लॉट को भी उन जैसा बनवाना चाहते हैं जो 4 साल बैठ के बाकियों के साथ ये करें, या तो आप ईमानदार लड़के लेके आए जो मुल्क के लिए खेलें, जो मुल्क के लिए जान। राय आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।